नमस्कार दोस्तों, लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर्स अपडेट में आज हम पढ़ेंगे 1 से 7 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। ये सभी करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे लेक्चर में चलने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कर ले। संसार डीसीए यानी संसार डेली करंट अफेयर्स, जहां पे आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं हिंदी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, वो अभी आपको मिल रहा है 499 रुपए का। और ये जो रेट हमने कम किया है 499 का, ये हमने कम किया है लॉकडाउन के चलते। वैसे तो संसार डीसीए का रेट है 600 रुपए। तो अभी जब ये 499 रुपए का मिल रहा है तो जितनी जल्दी हो सके इस सुविधा का लाभ उठाइए और संसार डीसीए खरीदिए। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से हम खबरें आज न्यूज पढ़ने वाले हैं। और आज मैंने कोशिश की है हर खबर के साथ आपको एक मीन्स का प्रश्न दिया है, तो आप इसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि और भी छात्र उसको पढ़ सके और फिर हम उस पर चर्चा कर सके। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला है बुनियादी क्षेत्र के उत्पादन में जून महीने में 15% की गिरावट, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उत्पादन प्रोत्साहन योजना, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, विश्व स्तनपान सप्ताह, सुनामी तैयारी कार्यक्रम और आखिरी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, तो पहली खबर है बुनियादी क्षेत्र के उत्पादन में जून महीने में 15% की गिरावट। तो अभी जो अर्थव्यवस्था के जो बुनियादी क्षेत्र हैं, जो 8 बुनियादी क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, यानी कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट और बिजली, इसमें जून के महीने में 15% की गिरावट देखी गई है। जबकि जब अगर पिछला महीना देखें यानी मई के महीने में 22% की गिरावट दर्ज की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सही चल रही है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो पता है ये कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी बंदी हुई, जिसकी वजह से सभी मजदूर अपने घर चले गए, वापस अपने गांव चले गए, क्योंकि यहाँ पे सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, उनको काम नहीं मिल रहा था। और जितनी भी खुली थी उन उद्योगों में मजदूरों की कमी देखी गई या उनकी मांग में कमी देखी गई। फिर नकदी के संकट हो गए और जिसका पूरा प्रभाव पड़ा उत्पादन में। ठीक है, जो ये बुनियादी क्षेत्र थे उनके उत्पादन में। अब ये जो बुनियादी क्षेत्र होते हैं ना, वो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। तो अगर उनके उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा तो जो अन्य उद्योग है उनका भी उत्पादन प्रभावित होएगा। तो जो बुनियादी क्षेत्र थे उनके उत्पादन में कमी आई। फिर आंकड़ों के अनुसार मई 2020 में उर्वरक को छोड़ के सभी 7 क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। तो सिर्फ जो उर्वरक का क्षेत्र था उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन बाकी सभी 7 क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। और 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन लगातार गत 4 महीने से नकारात्मक वृद्धि कर रहा है। हालांकि जून 2020 में गिरावट 15% रही है, जो मई में 22% की गिरावट से कुछ कम थी। तो मतलब अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत हो रही है। अब अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र कौन से हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो 8 प्रमुख उद्योग है वो है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये 8 प्रमुख उद्योग हैं। अब ये जो उद्योग हैं इनके बारे में, जो अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र हैं उनके बारे में यूपीएससी पहले भी प्रीलिम से पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो बुनियादी क्षेत्र है ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन 8 उद्योगों की हिस्सेदारी कितनी है, वो है 40.27%। तो ये भी नंबर है, ये आपको याद रखना है। ये जो अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र हैं इनको किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। मतलब अगर इन बुनियादी क्षेत्र के विकास में कोई कमी या बढ़ोतरी देखी जाए
तो वो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति को बताता है कि अर्थव्यवस्था कोई भी कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र में अधिकतर ऐसे उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी स्थापना से अन्य उद्योगों की स्थापना पर आधार बनती है। तो अगर इनको, ये जो बुनियादी क्षेत्र है, इनकी स्थापना की, तो ये और जो अन्य उद्योग है उनकी स्थापना का आधार बनता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब भार को मद्देनजर रखते हुए घटते क्रम में इन आठों जो बुनियादी क्षेत्र है इनको लिखे, तो वो है रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। अब ये जो नंबर है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इनका घटता क्रम याद रखिए। ठीक है, वही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये था पूरा न्यूज जो आपका बुनियादी क्षेत्र है उनके बारे में, कैसे उनके उत्पादन में कमी देखी गई। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र के उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित किया है, इस पर समीक्षा करें। तो कोरोना महामारी का हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर हुआ और खासकर कि बुनियादी क्षेत्र के उत्पादन पे क्या असर हुआ, इसके बारे में बताएं। तो ये आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। तो अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू किया है। ये एक ऑनलाइन पारगमन पास जारी करने वाली प्रणाली है। इस ट्रांजिट पास को टिम्बर, बांस और अन्य वन उपजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में मध्य प्रदेश और तेलंगाना में प्रारंभ किया जाएगा। तो शुरुआत में इसे मध्य प्रदेश और तेलंगाना में प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि क्या है। तो इसके लिए ये जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है, इसके लिए आवेदक को सिस्टम में पंजीकरण कराना होता है और उसके बाद ट्रांजिट पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। फिर ऑनलाइन आवेदन संबंधित रेंज के वन कार्यालय में चला जाता है और इसके पश्चात राज्य विशिष्ट प्रक्रिया अनुसार सत्यापन करने के पश्चात ट्रांजिट पास जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद ट्रांजिट पास दे दिया जाएगा और फिर आवेदक को पास जारी होने संदेश भेजा जाएगा। उसको एक संदेश जाएगा जो भी आवेदक है उसके पास, और वह पारगमन पास को डाउनलोड कर सकता है। तो एक पोर्टल है जिससे आप ये पास डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये ट्रांजिट पास जारी करने की प्रक्रिया तेजी लाएगी। तो जो ट्रांजिट पास आपको चाहिए होता है, तो जो प्रक्रिया है, क्योंकि ये पोर्टल पे होगा, आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हो, तो वो प्रक्रिया में तेजी आएगी। फिर इस प्रणाली से निर्गत किया गया पारगमन पास पूरे भारत में मान्य होगा तथा इससे वनोपज के निर्बाध आवागमन में वृद्धि होगी। तो जो भी ये ट्रांजिट पास डाउनलोड किया जाएगा तो ये पूरे भारत में इसकी मान्यता होगी, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसने शुरू किया है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। जो अगली न्यूज है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उत्पादन प्रोत्साहन योजना। तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उत्पादन प्रोत्साहन योजना ये शुरू की और इसके अंतर्गत मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के निर्माण के संबंध में सैमसंग, पेगाट्रॉन, फ्लेक्स और फॉक्सकॉन जैसे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज सरकार के साथ वार्ता के अंतिम चरण में है। तो आपको पता है कि भारत में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय का जो विभाग है वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उत्पादन प्रोत्साहन योजना है ये उसी की तरफ एक काम है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उत्पादन प्रोत्साहन योजना, तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आप कोई भी उत्पादन करना चाहते हो उसके लिए सरकार आपको प्रोत्साहन देगी, ये एक वो योजना है। ठीक है, तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के एक अंग के रूप में
1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारत को प्रोत्साहन देना उत्पादन के क्षेत्र में, उसके लिए जो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना है उसको राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का एक अंग बना दिया गया। ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना कि भारत में ही उत्पादन हो और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में व्यापक निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, ताकि जो घरेलू विनिर्माण है उसको प्रोत्साहन मिले, इसलिए सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देगी। अब क्या विशेषताएं हैं इस योजना की? तो इस योजना के अंतर्गत भारत में जो भी निर्मित और लक्षित क्षेत्रों में शामिल वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर पात्र कंपनियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए 4 से 6% तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो 5 वर्षों के लिए 4 से 6% की प्रोत्साहन राशि, ताकि वो उत्पादन भारत में ही करे, इसलिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए प्रारंभ में 4 मास का समय दिया जाएगा। तो पहले 4 मास का समय दिया जाएगा जिससे आप आवेदन कर सकें। फिर इस योजना का कार्यान्वयन एक नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। तो कौन करेगा इसका कार्यान्वयन? एक नोडल एजेंसी। वो कौन होगी? वो होगी परियोजना प्रबंधन एजेंसी। तो ये याद रखना, कौन करेगा कार्यान्वयन? वो करेगी परियोजना प्रबंधन एजेंसी। ठीक है। और ये समय समय पर मेटी द्वारा सौंपे गए सचिवय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने संबंधी कार्य करेगी। तो जो उससे जुड़े जो भी कार्य होंगे ये वो करेगी। अब पात्रता के लिए क्या है? तो योजना के अनुसार 15,000 रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को इस प्रकार के भारत में निर्मित सभी मोबाइल फोन की बिक्री पर 6% तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो जो भी कंपनी 15,000 रुपए से अधिक मूल्य वाले मोबाइल फोन बना रही है उनको 6% तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फिर इसी श्रेणी में भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों को अगले 4 वर्षों में 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो जो भी भारत में बना रहा है उनको अगले 4 वर्षों में 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और निवेश कैसे होएगा इसमें? तो सभी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियां अथवा भारत में पंजीकृत इकाइयां योजना के अंतर्गत आवेदन की पात्र होंगी। फिर ये कंपनियां प्रोत्साहन राशि के लिए किसी नई इकाई का निर्माण कर सकती हैं अथवा भारत में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत अपनी मौजूदा इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि की मांग कर सकती हैं। तो जो पहले से कंपनियां हैं या तो वो कोई नई इकाई बना ले या जो है पहले से उस पे उनके लिए प्रोत्साहन राशि मांग ले। फिर हालांकि किसी परियोजना के लिए भूमि और इमारतों पर कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को प्रोत्साहन राशि के लिए गणना करते समय निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा। तो लेकिन अगर किसी कंपनी ने भूमि खरीदने के लिए या इमारतें बनाने के लिए इसके लिए लिए राशि, तो वो नहीं जोड़ी जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। अब इस योजना की आवश्यकता क्या है? तो भारत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। तो अगर अन्य देशों की तुलना में देखें, जो प्रतिस्पर्धी देश है उसकी तुलना में भारत पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचना, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स, उच्च वित्तीय लागत, ऊर्जा की अपर्याप्त आपूर्ति, सीमित डिजाइन क्षमताएं और उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास में कमी और कौशल विकास में कमी के कारण लगभग 8.5% से 11% का नुकसान होता है। तो इन सब कमियों के कारण भारत में अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को माने तो कुछ 8.5% से लेकर 11% का नुकसान होता है। इसीलिए ये जो योजना है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उत्पादन प्रोत्साहन योजना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विनिर्माण में भारत के पिछड़ेपन की सकारण चर्चा करें। तो कारण बताएं कि
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विनिर्माण में भारत क्यों पिछड़ा है, उसके क्या कारण है। ठीक है। अब अगला है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। तो अभी केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है। तो ये जो खादी और ग्राम उद्योग, इन्होंने बताया था कि ये जो मिशन है, ये जो कार्यक्रम है, ये शुरू करना चाहिए। और अभी हाल ही में जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं, उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी है। ये इसलिए है ताकि अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो भारत इस समय हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है, और वैसे ही अगरबत्ती के क्षेत्र में भी। अब इसका उद्देश्य क्या है? देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना। तो जो घरेलू अगरबत्ती उत्पादन है, अगर उसमें तेजी आएगी तो जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरियां मिलेगी। ठीक है। तो उनको रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसके लिए ये जो कार्यक्रम है, ये शुरू किया गया है। अब इस मिशन से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो निजी सार्वजनिक साझेदारी पर केवीआईसी द्वारा बनाई गई इस योजना में बहुत कम निवेश में ही स्थायी रोजगार का सृजन होगा। अब ये जो अगरबत्ती उत्पादन है, ये बहुत कम निवेश में ही हो जाता है। तो अब ये जो मिशन है, बहुत कम निवेश में ही लोगों को रोजगार भी दे देगा। अब ये योजना निजी अगरबत्ती निर्माताओं को उनके द्वारा बिना किसी पूंजी निवेश के ही अगरबत्ती का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। तो जो पहले से ही अगरबत्ती का उत्पादन कर रहे हैं, वो बगैर किसी निवेश के ही और अपनी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर इस योजना के अंतर्गत केवीआईसी सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को, जो कारीगर हैं, उनको अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा। तो उनको मशीनें भी दी जाएंगी ताकि जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी आ सके। फिर इस संबंध में पीपीपी मोड पर परियोजना के सफल संचालन के लिए केवीआईसी उसके सफल संचालन के लिए केवीआईसी और निजी अगरबत्ती निर्माता के बीच, उन दोनों के बीच एक दो पक्षीय समझौता किया जाएगा। तो जो निर्माता है, ठीक है, वो पीपीपी मोड में और जो केवीआईसी, उनके बीच एक समझौता किया जाएगा। फिर केवीआईसी मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करेगा। तो जो भी मशीनें खरीदेंगे, जो भी उत्पादन करता है, उनको 25% सब्सिडी मिलेगी और कारीगरों से हर महीने सरल किस्तों में शेष 75% की वसूली करेगा। तो बहुत ही आराम से सरल किस्तों में उनसे, जो भी कारीगर है, उनसे वसूली करेगा, जो भी आप निवेश कर रहा है। ठीक है। फिर कारीगरों के प्रशिक्षण की लागत केवीआईसी और निजी व्यापार भागीदार के बीच साझा की जाएगी, जिसमें केवीआईसी की लागत 75% होगी और जबकि व्यापार भागीदार की 25%। तो इस तरह से भुगतान किया जाएगा कि केवीआईसी को 75% वहन करना होगा और व्यापार भागीदार को 25%। ठीक है। तो इस तरह से जो अगरबत्ती उत्पादन क्षेत्र है, उसको मजबूत बनाया जाएगा। अब इस योजना के क्या लाभ होंगे? तो इस परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन होने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर का सृजन होगा। तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और केवीआईसी ने केवल स्थानीय रूप से भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित मशीनों की खरीद का फैसला किया है। तो जो भारत में निर्मित मशीन है, केवीआईसी उन्हीं मशीनों को खरीदेगी, जिससे स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो मशीनों के भी स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिल जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के बारे में। अब ये खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, ये एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना खादी ग्राम उद्योग आयोग 1956 के तहत हुई थी।
57 में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सारे कार्य इस आयोग को सौंप दिए गए थे। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है और इस आयोग के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक है सामाजिक, आर्थिक और व्यापक। सामाजिक में है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, आर्थिक है बिक्री योग्य सामान तैयार करना और व्यापक लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उनमें एक मजबूत ग्रामीण सामुदायिक भावना पैदा करना। तो अपना जो उत्पादन है उसके लिए लोगों में एक भावना पैदा करना, वो इसका काम है। ठीक है, तो ये था पूरा अगरबत्ती उत्पादन के बारे में। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की नवीन परिभाषा से उद्यमियों को लाभ मिलने की कितनी संभावना है? तो ये जो नवीन नई चीजें हो रही हैं उससे जो उद्यमी है उनको क्या क्या लाभ मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस पे आप संक्षिप्त पे चर्चा करें। ठीक है, अब अगला जो करंट अफेयर है वो है विश्व स्तनपान सप्ताह। तो कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह अगस्त माह के पहले सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है और इस साल 2020 की थीम है स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन। तो इंग्लिश में है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। तो स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है ये बताया जा रहा है इस थीम के जरिए। ठीक है, अब कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ का दूध जो होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस आयोजन का, ये जो विश्व स्तनपान सप्ताह है, इस आयोजन का लक्ष्य जीवन के पहले 6 महीनों में के भीतर बच्चे को स्तनपान कराने को बढ़ावा देना। जो 6 महीने होते हैं पहले बच्चे के जीवन के, उसमें स्तनपान को बढ़ावा देना है, क्योंकि इसी समय में स्तनपान कराने से बच्चे के स्वास्थ्य को बड़ा लाभ होता है। स्तनपान से बच्चे को कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलते हैं। निमोनिया जैसे मारक रोगों से सुरक्षा मिलती है और उसका सम्यक विकास भी होता है। तो बच्चे के लिए पहले 6 महीने में स्तनपान उसके लिए कराना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पढ़ते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में। ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, इसका आयोजन विश्व स्तनपान कार्रवाई संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा किया जाता है। ये याद रखना, कभी भी प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है। फिर इस आयोजन का लक्ष्य जीवन के पहले 6 महीनों के अंदर बच्चों को स्तनपान कराने को बढ़ावा देना है। और बच्चों को स्तनपान कराना क्यों महत्वपूर्ण है ये हम पहले ही इस पे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब स्तनपान को शीघ्र चालू करने विषयक यूनिसेफ के क्या प्रतिवेदन है वो देखते हैं। तो नवजात बच्चों को माँ के दूध की उपलब्धता को लेकर यूनिसेफ की एक प्रतिवेदन में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अब क्या है, इस प्रतिवेदन के अनुसार विश्व के लगभग 77 करोड़ नवजात या हर 2 में से 1 शिशु को माँ का दूध पहले घंटे में नहीं मिल पाता और यह आंकड़ा शिशु मृत्यु दर के लिए बेहद अहम है। तो जहां हम बात कर रहे हैं कि पहले 6 महीने तक शिशु को स्तनपान कराना चाहिए, उन्हें माँ का दूध मिलना चाहिए, वहीं ये जो यूनिसेफ की प्रतिवेदन है उसके अनुसार कि कुछ 77 करोड़ नवजात या आप कहो हर 2 में से 1 बच्चे को पहले 1 घंटे में ही माँ का दूध नहीं मिल पाता। ठीक है, अब यूनिसेफ के मुताबिक 2 से 23 घंटे तक माँ का दूध ना मिलने से बच्चे के जन्म से 28 दिनों के भीतर मृत्यु दर का यह आंकड़ा 40% होता है और जबकि 24 घंटे के बाद भी दूध ना मिलने से मृत्यु दर का यही आंकड़ा बढ़कर 80% हो जाता है। तो अगर 23 घंटे तक बच्चे को दूध ना मिले माँ का, तो मृत्यु दर जो होती है वो 28 दिनों के भीतर कहते हैं बच्चे की मृत्यु हो सकती है और वो आंकड़ा 40% होता है। और लेकिन अगर 24 घंटे के बाद भी ना मिले तो 80% ये आंकड़ा हो सकता है। अब यूनिसेफ के मुताबिक अगर जन्म से 6 महीने तक शिशु को स्तनपान कराया जाए
तो लगभग 8 लाख शिशुओं को मौत के मुंह से जाने से बचाया जा सकता है। तो इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में वर्ष 2000 में 16% ऐसे शिशु थे जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पाया था, और वर्ष 2015 में ये आंकड़ा बढ़कर 45% तक हो गया। तो भारत में कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। जहां सन 2000 में 16% लोग बच्चे ही थे जिनको दूध नहीं मिल पाया था माँ का, वहीं 2015 में ये आंकड़ा 45% हो गया। तो इसके लिए काम करना है, और इसी के लिए ये जो विश्व स्तनपान सप्ताह है ये मनाया जाता है। अब यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? तो यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने 2018 में विश्व भर के देशों में स्तनपान को शीघ्र चालू करने के विषयक एक प्रतिवेदन निर्गत किया था। अब इस प्रतिवेदन में 76 देशों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। तो जो आंकड़े मिले जो देशों से, उन पे विश्लेषण हुआ। इसमें जो पहले नंबर पे देश था, जो पहले स्थान पे था, वो था श्रीलंका। भारत 56th पोजीशन पे था। तो आप समझ सकते हो 76 देशों से आंकड़ा मांगा गया, और भारत की जो पोजीशन थी वो 56 थी। फिर कजाकिस्तान, रवांडा, भूटान और उरुग्वे भारत से बेहतर स्थिति में थे। ये देश, अगर आपसे कोई पूछे अगर, तो इन देश की क्या स्थिति होगी, आपको लगेगा कि ये भारत से बुरे होंगे। लेकिन ये जो प्रतिवेदन निकाला यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने, उन्होंने बताया कि इन देशों की स्थिति भारत से बेहतर थी। जो सबसे अंत में आने वाले देश थे वो है अजरबैजान, पाकिस्तान और मॉन्टेनिग्रो। ये याद रखना आंकड़ा, ताकि आप ये कभी भी अपने मेंस के आंसर में बता सको। ठीक है। अब इस प्रतिवेदन से एक बात उभर कर सामने आई है कि पूरे विश्व में जन्मे बच्चे होते हैं वो 5 शिशुओं से मात्र 2 ही पहले घंटे में स्तनपान कर पाते हैं। तो अगर देखा जाए विश्व में जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें हर 5 बच्चे में सिर्फ 2 ही को पहले घंटे में माँ का दूध मिलता है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये जो करंट अफेयर है वो। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये था पूरा विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में। जो अगला करंट अफेयर है वो है सुनामी तैयारी कार्यक्रम। तो अभी हाल ही में सुनामी जैसी आपदा से निपटने के लिए इसके पहले क्या तैयारी कर सकते हैं, उससे संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया उड़ीसा में। ठीक है। तो ये देखा गया है कि जब सुनामी का खतरा रखने वाले लोगों को समय पर सटीक चेतावनी प्रदान कर दी जाती है तो वे जीवन रक्षक उपायों को अपना सकते हैं, क्षति को कम कर सकते हैं और प्रतिक्रिया में तीव्रता ला सकते हैं। तो लोग तैयार हो सकते हैं कि ऐसी आपदा आने वाली है अगर उनको सटीक चेतावनी दे दी जाए। तो ये जो सुनामी तैयारी कार्यक्रम है ये इसी के लिए है कि लोग जो सुनामी जो आपदा आने वाली है उसके लिए तैयार हो जाए। ठीक है। तो अभी हाल ही में यूनेस्को IOC ये सुनामी तैयारी मान्यता का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हिंद महासागर सुनामी सूचना केंद्र आदि के द्वारा ओडिशा में संयुक्त रूप से एक वर्चुअल कार्यक्रम सुनामी तैयारी का आयोजन हुआ। तो इन सब ने मिलके ओडिशा में वर्चुअल रूप से एक सुनामी तैयारी कार्यक्रम किया। अब ये क्या होता है सुनामी तैयारी कार्यक्रम? तो टेक्टोनिक जो ये सुनामी तैयारी कार्यक्रम क्या होता है वो देखते हैं। तो सुनामी तैयारी ये एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सार्वजनिक सामुदायिक नेताओं और राष्ट्रीय और स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों के सक्रिय सहयोग के माध्यम से सुनामी तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो आप ऊपर से याद रखो, तो ये इसलिए है ताकि जो सुनामी आपदा आने वाली है उसके लिए कैसे तैयार किया जाए, ये यूनेस्को ने शुरू किया है। अब इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सुनामी आपातकाल स्थितियों के लिए तटीय समुदाय की तैयारियों में सुधार लाना। तो जो तट पे लोग रहते हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे सुनामी से, तो उनको तैयार करना। ठीक है, जिससे कि जीवन और संपत्ति की क्षति को कम किया जा सके और
यूनेस्को आईओसी की हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली के लिए अंतर सरकारी समन्वय समूह द्वारा निर्धारित सर्वोत्तम अभ्यास संकेतकों को पूरा करने की सामुदायिक तैयारी में एक संरचनात्मक और व्यवस्थित दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया जाए कि किस तरह काम किया जाए, ये आपको बताएगा यूनेस्को आईओसी। ठीक है, तो इसके लिए बनाया जा रहा है सुनामी तैयारी कार्यक्रम। अब सुनामी क्या होती है, तो ये आपको पता होगा सुनामी क्या होता है। तो जो टेक्टोनिक यानी जो प्लेटें होती हैं, जब वो उनमें उनकी गतिविधियां, उनमें कुछ गतिविधि होती है, उसकी वजह से ये सुनामी आती है। तो टेक्टोनिक कारणों एवं अन्य भौगोलिक गतिविधियों की वजह से जो समुद्र तल होता है वो अपनी समांतर स्थिति से ऊपर उठ जाता है। मान लो ये समुद्र तल है और कुछ टेक्टोनिक गतिविधि हुई, उसकी वजह से ये ऊपर उठ गया। ठीक है, जो समांतर स्थिति है उससे ऊपर उठ गया और लहरों का ऊर्ध्वाधर विस्थापन का परिणाम सुनामी है। तो जो लहरें बड़ी होती गई उसकी वजह से ये सुनामी आती है। अब भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट और द्वीप क्षेत्र, अंडमान निकोबार, सुमात्रा द्वीप एवं अरब सागर के मकरान क्षेत्र टेक्टोनिक गतिशीलता के कारण सुनामी के दृष्टिकोण से अधिक अति संवेदनशील है। तो ये जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट है, ये जो टेक्टोनिक गतिविधि है उसकी वजह से सुनामी से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अब ये आईओसी यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को का ये एक अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत समुद्री विज्ञान के प्रति समर्पित एक प्रमुख संगठन है। ये समुद्री विज्ञान के प्रति ही काम करता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। जो यूनेस्को आईओसी है उसकी स्थापना, और ये कार्यकारी स्वायत्त निकाय है। ठीक है, हिंद महासागर में 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद भारतीय समुद्र सुनामी चेतावनी और शमन व्यवस्था यानी इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम की स्थापना में यूनेस्को आईओसी ने उल्लेखनीय मदद की थी। तो जो 2004 के बाद भारत ने, जो 2004 में सुनामी आई, भारत ने जो सुनामी चेतावनी शमन व्यवस्था बनाई, उसमें ये जो आईओसी यूनेस्को है उसने काफी मदद की थी। फिर हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी की पूर्व तैयारी से संबंधित इंडियन ओशन वेव एक्सरसाइज में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। तो उसमें भी ये काफी भूमिका निभाता है। अब पढ़ेंगे भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है, ये भारत को सुनामी की चेतावनी प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है, तो ये याद रखना। और वर्तमान में INCOIS आईओसी यूनेस्को द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी वाले सुनामी सेवा प्रदाताओं के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र को सुनामी सलाह भी प्रदान करते हैं। तो ये सुनामी सलाह भी देते हैं और सुनामी के बारे में जागरूकता और तैयारियों के लिए INCOIS नियमित रूप से तटीय राज्यों के राज्य और जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए सुनामी मानक संचालन प्रक्रिया, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों और सेमिनारों का आयोजन करता है। अब अगला है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। तो अभी हाल ही में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत भारत में चल रहे 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। संबंध जो मंत्रालय है उसके द्वारा किए गए इस निर्णय के पीछे व्यक्तिगत डेटा की छानबीन, प्रोफाइलिंग और अनधिकृत उपयोग को रोकना था। तो इसलिए जो चीन में जो चल रहे ऐप थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अब ये जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसकी आवश्यकता क्यों है, तो व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 डीपीओ को केंद्र और राज्यों के अनेक निकायों को विनियमित करके 3 अरब भारतीयों की गोपनीयता की रक्षा का भार सौंप सकता है। ठीक है, तो जो भारतीयों का डेटा होता है उसको उनकी कैसे रक्षा की जाए ये इसके तहत होता है। अब सेबी, IRDA, ट्राई से अलग यह एक
निरपेक्ष निकाय है। तो ये जो डीपीए है ये एक निरपेक्ष निकाय है, ठीक है। इसे केंद्र राज्य न्यायपालिका व कैग को न केवल दंडित करने बल्कि आर्थिक क्षेत्रों में कटौती करने का भी अधिकार है। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसको कई अधिकार दे दिए हैं, ठीक है। अब ये डीपीए की क्या सीमाएं हैं और क्या विशेषताएं हैं वो हम एक साथ देखेंगे। अब ये संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की श्रेणियों को अधिसूचित करने हेतु केंद्र को परामर्श देने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगा। तो डेटा को कैसे उसकी रक्षा की जाए उसके बारे में ये जो केंद्र है ये उसको परामर्श देगा। हालांकि इस प्रकार की शक्तियां पूरी तरह से डीपीए के पास होनी चाहिए। तो पहले से ही जो ये शक्ति है ये परामर्श देने की और कैसे डेटा को की रक्षा करनी चाहिए, ये पूरी शक्ति इसी को पहले से इसी के पास होनी चाहिए। फिर विधेयक की धारा 86 के तहत केंद्र को अधिकार है कि वह डीपीए को बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इससे डीपीए की स्वायत्तता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब केंद्र बता सकता है डीपीए को कि कैसे काम करना है, कैसे निर्देश देना है, दिशा निर्देश केंद्र दे सकता है। लेकिन अब क्या है, डीपीए अगर स्वायत्त रूप से काम करना चाहता है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। फिर देश के लिए महत्वपूर्ण न्यासीय को सूचित करना डीपीए का अधिकार है, परंतु सोशल मीडिया मध्यस्थों को महत्वपूर्ण न्यासीय के रूप में सूचित करने का अधिकार केंद्र को दिया जाएगा। फिर सरकार के सभी स्तरों पर डेटा न्यासीय को विनियमित करने का अधिकार डीपीए को है। राज्य सूचना आयोग की तरह ये एक विकेंद्रीकृत निकाय है जो इसे जमीनी स्तर पर डेटा संरक्षण अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कुशल, चुस्त और लचीला बनाता है। तो कैसे आखिर डेटा का संरक्षण किया जाए उसके बारे में ये डीपीए काम करता है, ठीक है। फिर विधेयक में उद्योग, व्यापार संघों, सरकारी विभागों, अन्य क्षेत्रीय नियामकों और प्रथाओं के कोड के निर्माण में जनता की भागीदारी को अपनाया गया है। तो ये जो भी काम हुआ इसमें सब लोगों को एक साथ मिलकर चला गया है, ठीक है। फिर इसकी जो विनियमन प्रक्रिया है वो अपारदर्शी है और डीपीए को डेटा न्यासियों पर किए जाने वाले निरीक्षण और पूछताछ के परिणामों को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। तो ये उत्तरदायित्व डीपीए को नहीं दिया गया है, लेकिन ये उनके पास होना चाहिए। फिर डीपीए को आरटीआई के अधीन भी रखना चाहिए ताकि जनता भी जान सके कि आखिर कैसे काम हो रहा है, कैसे जो हमारा डेटा है उसका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। ये था पूरा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। अब एक प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो भारत में साइबर हमले से संबंधित चिंताओं एवं चुनौतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो साइबर हमले से जो भी संबंधित भारत में चिंता है और जो भी चुनौतियां हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये जितने भी आंसर हैं ये आप 250 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो ये था पूरा जो करंट अफेयर्स आपका 1 से 7 अगस्त तक। तो अब आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, वीडियो को सब्सक्राइब करें संसार लोचन को और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।